हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो आज एडुटेरिया के बुक से बीएसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को हम देखेंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। टोटल इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद 2 प्रैक्टिस सेट और बच जाएंगे, जिसे हम जल्द ही आप लोगों के सामने लेके आएंगे। और मैथ और रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन हम पीडीएफ में जो दे रहे हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप लोग इसे ले सकते हैं। और यहाँ हम सिर्फ जीके जीएस का एक्सप्लेनेशन दे देंगे। कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग में भी आप लोगों को कुछ हिंट्स दे दिया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न आपका है, देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपका जो आज सामने है वो आपका जीके जीएस से है। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। दैट मीन्स कि आपका करंट अफेयर का प्रश्न है ये। किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने का घोषणा किया है, तो वो आपका कर्नाटक सरकार है। कर्नाटक सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने का घोषणा किया है और इसका उद्देश्य रखा है कि जो भी स्वदेशी उद्योग है उसको बढ़ावा देना और सरकार के द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियानों के तहत एक प्रोत्साहन प्रदान करना, यही इसका उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 2 है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है और ये जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ यूपी में एक महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। किसने? आनंदीबेन पटेल ने, जो यूपी की राज्यपाल है। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि जो भी सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के लिए सुरक्षित और सशक्त वातावरण तैयार करना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश में सबसे किस राज्य में पूछ रहा है सबसे अधिक गरीबी दर है, तो वो आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में सबसे अधिक गरीबी दर छत्तीसगढ़ राज्य में कितना है? 39% है। और सर्वाधिक गरीबी मामले में पूछा जाए तो बिहार का स्थान राज्य में कौन सा है? चतुर्थ है, 4वां स्थान है। संघ राज्य मिलाकर 5म है। अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को दोनों को मिला दिया जाए तो बिहार का स्थान इसमें 5वां हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक जो हैं आपके रस्किन बाउंड हैं। ये रस्किन बाउंड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और रस्किन बाउंड की ये जो 88वीं जन्मदिन थी, 88वीं जन्म दिवस के अवसर पर इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया था। रस्किन बाउंड की ये पुस्तक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। 5 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से किस राज्य सरकार के निम्न में से किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग मिला है। हापुस आम को जीआई टैग मिला है, ये आपका महाराष्ट्र का आम है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का ये क्षेत्रीय नाम है इसका हापुस आम, या फिर अल्फाशो आम भी इसको कहा जाता है। इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। अल्फोशो बोला जाता है ना, अल्फोशो, ये इसका नाम है, ये भी इसका नाम है। और ये जो हापुस आम है इसका नाम यहाँ पे क्षेत्रीय, मतलब उस जगह पे इसका नाम हापुस आम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2022 का, उसके अनुसार सर्वाधिक खुशहाल देश आपका फिनलैंड है। और वही खुशहाली की सबसे खराब स्थिति किसका है? अफगानिस्तान का है, यानी सबसे नीचे है अफगानिस्तान। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तो पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला जो राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पशुपालन तथा पशु चिकित्सक के क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा संकटग्रस्त जानवरों को उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए इस सेवा को शुरू किया है। 8 नंबर देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत दर्ज की गई है। तो 2021 के रिपोर्ट के अनुसार तो इसमें सबसे ज़्यादा कहीं पे है तो वो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में है।
2021 में जारी वन रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत लक्षद्वीप में है, जबकि राज्य में सर्वाधिक अगर वन प्रतिशत पूछे तो वो मिजोरम में हो जाएगा। अगला देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने बनाया है? तो जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन बनाया है रूस ने। पहला टीका बनाया है और इस वैक्सीन का नाम रखा है कार्निवॉक। क्या नाम है? कार्निवॉक कोव, ये इसका नाम है, जो दुनिया की पहली वैक्सीन है किसके लिए? जानवरों के लिए, जिसने रूस ने बनाया है। और ये कार्निवैकोव जो है ये रूस के फेडरल सेंटर फॉर एनिमल हेल्थ ने विकसित किया है। ठीक है, ये भी कंपनी का भी नाम याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स हैं। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक बिल गेट्स हैं। और जेफरी आर्चर की एक पुस्तक है, जेफरी आर्चर की, उस पुस्तक का नाम है टर्न ए ब्लाइंड आई। टर्न ए ब्लाइंड आई। ठीक है, और एक इनका जो पुस्तक है एस हुसैन जैदी का, इनका भी देख लीजिए, द इंड गेम। द इंड गेम एक इनकी पुस्तक है एस हुसैन जैदी की। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वो प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हम पिछले भी सेट में बताए थे कि ऑक्सिन जो हार्मोन होता है, इसके कारण पौधे जो है वो प्रकाश की किरण की ओर झुक जाती है। और जिब्रेलिन्स की अगर हम बात करें, जिब्रेलिन्स हार्मोन जो है ये बौने पौधे को लंबा करता है, फूल बनाने में मदद करता है। साथ ही यह हार्मोन बीजों की प्रसुप्ति को भंग कर उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। और बी में देखिए एक साइटोकाइनिन है, इसके बारे में भी जान लीजिए। ये साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ये प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्य करता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन में ये मदद करता है साइटोकाइनिन। 12 नंबर प्रश्न देखिए, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग जो होगा वो पुंकेसर और स्त्री केसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। प्रजनन के लिए फूल में आवश्यक अंग पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। पुमंग जो होता है वो पौधे का नर जनन भाग और जैंग जो होता है पौधे का मादा जनन भाग होता है। अगला प्रश्न देखिएगा 13 नंबर, मनुष्य में अनैच्छिक क्रिया जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो अनैच्छिक क्रिया है ये, तो ये किसके द्वारा? मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है उससे भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा ये सभी नियंत्रित होता है। ठीक है, और इस तरीके का जो उल्टी है, ब्लड प्रेशर है, लार है, ये सभी चीज़ जो है वो अनैच्छिक क्रिया है और ये मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, ऑक्सिन। देखिए ऑक्सिन के बारे में भी पौधे के बारे में बताए हैं कि पौधा इसे क्या करता है, प्रकाश की तरफ झुक जाता है, तो ये पेड़ पौधा से रिलेटेड है। और इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन ये सब जानवरों में पाए जाने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से आपका राइबोसोम जाना जाता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन की बनी, आरएनए जो होती है प्रोटीन की बनी होती है और यूकैरियोटिक राइबोसोम में 80S एवं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 70S प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होता है। मछली के हृदय में कितने? 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, उभयचर होता है, उभयचर वर्ग के जो प्राणी होते हैं उसमें 3 कक्ष होता है उभयचर वर्ग में, तो आपका ऑप्शन तो ए हो जाएगा। और स्तनी वर्ग के प्राणी में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये उभयचर के लिए होगा, ये स्तनी वर्ग के लिए हो गया और मछली के लिए 2 हो गया। 17 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो वो आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बीज पत्र, ऑप्शन नंबर डी। बीज पत्र पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है।
और अमृतबीजी पौधे का नाम आप सुने होंगे, एंजियोस्पर्म जिसको कहते हैं। ये जो होता है पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। इसमें क्या होता है कि पौधे में जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है और इनके पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इसे अमृतबीजी कहते हैं। अगला देखिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो सरल अस्थायी उत्तक आपका इसमें ऑप्शन में जो नहीं है वो है जाइलम। जाइलम एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, जबकि एक जटिल अस्थायी उत्तक है। कैसी है? जटिल है ये, ठीक है। जौ से जाइलम और जौ से जटिल उत्तक। जाइलम जो है जाइलम उत्तक पौधे में जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है और इस उत्तक को चालन उत्तक भी कहते हैं। 19 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है? विटामिन B3 ये जो होता है आपका विटामिन डी की कमी से तो रिकेट्स होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से जीरोफिल्थिया होता है और विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो देखिए कह रहा है कि ये पेप्सिन जो होता है जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है, ठीक है। तो उसका आंसर पेप्सिन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? तो 21 नंबर प्रश्न में है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग तो घटेगा। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका कंडीशन है कि यदि किसी समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं, है ना। उसके बाद दूसरा देखे होंगे कि यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा। और त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। 22 नंबर देखिए, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। विस्थापन बल की दिशा में होता है, सॉरी डी होगा इसका आंसर, डी। बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब वस्तु बल की दिशा में होता है और कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। ये फार्मूला जानते होंगे आप लोग। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न, 350 N का एक बॉल 500 kg के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है और इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो चलिए इसको देखते हैं। आपका फोर्स बराबर कितना दिया हुआ है? 350 N दिया हुआ है, मतलब न्यूटन दिया हुआ है। M बराबर देख लीजिए कितना दिया हुआ है। M बराबर आपको 500 kg दिया हुआ है। तो A बराबर आपको निकालना है, ठीक है। और A बराबर निकालना है तो फॉर्मूला आपको पता है कि F बराबर ma होता है। अब इसे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर इसमें से D हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक लंबाई है? निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक लंबाई है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये जो है गुरुत्वीय स्थिरांक यहाँ पे g की इकाई है, g की इकाई है। g को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है ना। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर तापीय हो जाएगा। घर्षण के द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और घर्षण बल की दिशा में सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है और दो सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है बल्कि वह केवल सतहों के प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला देखिए 26 नंबर, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब। तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण कब होगा? जब एक बार परावर्तन होने पर
और 2 बार अपवर्तन होने पर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। जब वर्षा की बूंद पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। और ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब अगला देखिए प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न है आपका 1 मिनट 27 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऑप्शन 2 है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम अचालक का उदाहरण है। 3 में है चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, एक तो आपका चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये कथन सही है। और दूसरा आपका सही हो जाएगा कि चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो 1 और 3 इसका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और बात करें हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का, तो सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम ये दोनों जो है अर्धचालक का उदाहरण है। ठीक है, किसका? अर्धचालक का, ना कि अचालक का। किसी माध्यम में, अगला प्रश्न है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः निर्भर करती है। तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो एक तो आपका करती है घनत्व पे और दूसरा प्रत्यास्था पे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। घनत्व और प्रत्यास्था ये दोनों इसका करेक्ट आंसर है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ये दोनों चीज़ पर निर्भर करती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः घनत्व और प्रत्यावस्था पर निर्भर करती है। और किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवर्ती पर निर्भर नहीं करती है, किसी माध्यम में, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अटल नवाचार मिशन एक पहल है। अटल नवाचार एक मिशन है, ये कैसी मिशन है और किसका मिशन है ये बताइए। तो ये नीति आयोग का मिशन है। किसका है? नीति आयोग का है। अटल नवाचार मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता को, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के अंतर्गत नीति आयोग का एक प्रमुख पहल है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? तो प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम 2011-12 में किया गया था। कब? 2011-12 में इसे जब प्रणब मुखर्जी के द्वारा प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना प्रतिपादित की गई थी। ठीक है, जब हमारे वित्त मंत्री कौन थे? प्रणब मुखर्जी। अगला देखते हैं हम 31 नंबर प्रश्न, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव क्या रहेगा? अधिक रहेगा। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक रहेगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, वित्तीय वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वित्तीय वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला देश का पहला राज्य बना है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वित्त वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। और मध्य प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था नए वित्तीय वर्ष 2018 में लागू किया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो 1857 में भाग नहीं लिया था, वो आपसे पूछ रहा है ऑप्शन में कौन कौन नहीं लिया था। तो लेने वाले सबसे पहले हम छांट लेते हैं। एक तो आपके थे कृषक, तो भाग लिए थे, जमींदार भी लिए थे, साहूकार और गलत हो गया, जमींदार नहीं लिए थे और साहूकार नहीं लिए थे, बाकी मजदूर और कृषक ये दोनों भाग लिए थे। तो आपसे पूछा जा रहा है भाग नहीं लेने वाले, तो 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति थी। तो मानव बलि प्रथा के निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति आपका खोंड था। खोंड जनजाति ये द्रविड़ियन प्रजाति है और इन जनजातियों में मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी, जिसे मारिया कहते थे। क्या? मारिया कहते थे। अंग्रेजों के द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और अंततः अंग्रेजों की कोशिश के कारण यह प्रथा समाप्त हो सका था। अगला देखते हैं 35 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए क्वेश्चन बड़ी ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछा जा रहा है, तो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला
अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्हें कि 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। अगर सरोजनी नायडू की बात करें तो 1925 में ये जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन की थी? सरोजनी नायडू। और ये पहले भारतीय महिला थी। ठीक है। हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? तो हेनसोंग की भारत में जब यात्रा हुई थी उस समय सूती कपड़ों के उत्पादन में प्रसिद्ध नगर आपका वाराणसी था, है ना। चीनी यात्री हेनसोंग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की और इन्होंने कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, वाराणसी, गया, कुशीनगर की यात्रा की थी। और कन्नौज के राजा हर्ष के निमंत्रण पर वह राज्य करीब 8 वर्ष तक वहाँ पर रहे थे। और हेनसोंग ने उस समय रेशम एवं सूत से निर्मित कौश्य नामक वस्त्र का उल्लेख किया है और इसका केंद्र वाराणसी बताया है। इसके अतिरिक्त लिनन, कंबल जैसे वस्त्रों का भी उल्लेख किया गया है। अगला देखते हैं 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। 1815 में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में और ब्रह्म समाज का 1828 में किए थे। और दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज की स्थापना किए थे कब? 1875 में। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब किया था? 1897 में। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी उसे स्वीकार करने वाला पहला मराठा था पेशवा बाजीराव द्वितीय। कब? ये लॉर्ड वेलेजली का जो कार्यकाल था वो 1798 से लेके 1805 तक था, जिसने कि सहायक संधि के द्वारा बहुत सी देशों राज्यों में अपने अधीन कर लिया था। और पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था इस संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा साम्राज्य था, राजा था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त किया? देखिए, लगाया तो था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन समाप्त करने की बात हो रहा है तो वॉरेन हेस्टिंग्स इसको समाप्त कर दिया था। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया था। और इसे 1772 में बंगाल के गवर्नर बनाया गया था। किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स को। बी नंबर इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव तो लगाया था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और ये एनसीईआरटी में पढ़ने को आपको मिलेगा कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान जो मिला था जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तब मिला था। भारत छोड़ो आंदोलन में इनका अहम भूमिका रहा था। हजारीबाग जेल से यह भागकर उसका नेतृत्व किए थे और इस आंदोलन में सक्रियता निभाई थी और इसी आंदोलन के दौरान उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। अच्छा, ये बताइएगा कि असहयोग आंदोलन हुआ कब था? हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया था? तो देखिए, चोलिस्तान शब्द का जो प्रयोग किया गया था ये थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए। ठीक है, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा संस्कृति में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग थार रेगिस्तान से लगे हुए पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए किया गया था। इसकी गिनती आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति से की जाती थी और यहाँ से 239 बस्तियाँ प्राप्त हुई है। 239। अगला देखिए 42 नंबर, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल का सूचक है? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति ये जो है आपका खेतरी। हड़प्पा वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तांबे के लिए खेतरी और सोने के लिए दक्षिण भारत से संपर्क किया था और खेतरी क्षेत्र के लिए मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया था। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति या जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 85वां संविधान संशोधन। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति या जनजाति अभ्यर्थी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था 85वां संविधान संशोधन जो 2001 के द्वारा किया गया था। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा।
तो देखिए, जब लोकसभा को भंग आर्टिकल आपको याद होगा 83 का खंड 2, इसके अनुसार लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना 5 वर्ष का होता है। परंतु भारतीय संविधान का आर्टिकल 85 के खंड 2 के ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह से उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग कर सकता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है, 45 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसे घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो मूलभूत अधिकार जो नहीं है वो आपका है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है हमारा मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, और इसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का वर्णन संविधान के आर्टिकल 41 जो है इसमें किया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अगला देखिए 47 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर। निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रायः राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो जब हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 356 जब राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल के सलाह पर संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 48 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, परंतु राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और राज्यसभा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सभापति को त्यागपत्र देकर कोई सदस्य अपनी सदस्यता को छोड़ सकता है, सभापति को देकर। 39 नंबर देखिए, पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का जो प्रमुख लक्ष्य है वो है ग्रामवासियों के बीच विकेंद्रीकरण को बढ़ाना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज व्यवस्था का प्रमुख लाभ ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है। ठीक है, आर्टिकल 40 याद होगा, जब राज्य ग्राम पंचायत को ऐसी शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाता है। ये आर्टिकल आपका 40 में है। वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो देखिए, वर्तमान समय में जो 9वीं अनुसूची है उसमें टोटल 284 संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इसी अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, और वर्तमान समय में इस अनुसूची में टोटल 284 अधिनियम हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंकित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, इसका प्रमुख कारण हो सकता है कि स्थल या समुद्रों में विभेदी तापमान, है ना। भारत में मानसून आने का प्रमुख कारण स्थल तथा समुद्रों का तापांतर है। स्थल के अत्यधिक गर्म हो जाने पर समुद्र के अपेक्षाकृत ठंडा रहने के कारण ही मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है। किधर से? समुद्र से स्थल की ओर चलती है, यानी कि HP से याद रखिएगा LP, ठीक है, और वर्षा कराती है। अब देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? तो सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु जो है उसे मापा जाता है यूरेनियम लेड विधि द्वारा। यूरेनियम लेड विधि द्वारा इसे नापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। प्राचीन सेल समूह की आयु लाखों एवं करोड़ों वर्ष पुरानी होने के कारण यूरेनियम विधि द्वारा आंकी जाती है। अगला प्रश्न है, मोना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मोना लोआ ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। मोना लोआ ज्वालामुखी जो है हवाई द्वीप अमेरिका में
41 और 70 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसका मुख हमेशा खुला रहता है और ये समय समय पर लावा, धुआं और भी पदार्थ को बाहर निकालते रहता है। भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो भौतिकी मानचित्र में जो शामिल किया जाता है वो चारों को किया जाता है, पर्वत को, मैदान को, पठार को और महासागर को। ठीक है, इस चारों को शामिल किया जाता है देश या राज्य की सीमाओं को छोड़ के। तो 1, 2, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि भारतीय स्थलीय सीमा कितने देश के साथ जुड़ी है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देश से जुड़ी हुई है और वो 7 देश आप एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहला आपका पाकिस्तान याद रखिएगा, दूसरा आप नेपाल, दूसरा आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान भी याद रखिएगा, तीसरा नेपाल हो गया, चौथा आपका चीन हो जाएगा, इसके बाद पाँचवा याद रखिएगा, पाँचवा आप याद रखिएगा म्यांमार, छठा भूटान और सातवां हो गया आपका बांग्लादेश। तो यही 7 देश हैं जो कि स्थलीय सीमा से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश। अगला देखते हैं, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। कौन सा वन? मानसूनी वन भी कहा जाता है। मानसूनी वन भी कहा जाता है। और ये कम घने होते हैं, वर्ष के निश्चित समय में अपनी पत्तियां को ये गिरा देते हैं। 57 नंबर है, किस देश को प्यासी भूमि कहा जाता है? तो प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में कम वर्षा होती है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में। कम वर्षा होती है यहाँ पे। 58 नंबर है, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किस स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा अलग होती है? तो जिब्राल्टर की जल संधि इसके द्वारा जो है अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से अलग होती है और जो स्पेन यूरोप को, मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है ना। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, टमाटर में ना ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगर हम इमली की बात करें तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल आपका संतरा में पाया जाता है और सिट्रिक अम्ल जो होता है ये नींबू में होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल सिरका में होता है और सिट्रिक अम्ल की अगर हम बात करें तो ये संतरा में होता है। उल्टा बता दिए। ठीक है, ये संतरा में होता है। वर्षा का जल का पीएच मान कितना से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाता है? तो 5.6। अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा कैसा कहलाता है? अम्लीय वर्षा कहलाता है। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, म्यूरिएफ्टिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो म्यूरिएफ्टिक अम्ल के नाम से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जाना जाता है। ये क्या है? यह खनिज अम्ल है। कैसा अम्ल? खनिज अम्ल है ये। ठीक है, अगला देखिए 62 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम ऊपर से वर्ग में अगर ऊपर से अगर नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा जो है वो घट जाता है। ठीक है, और सारणी के अगर ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? घट जाता है। अगला देखते हैं सी का 63 नंबर, कोरंडम निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो कोरंडम आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। कोरंडम, बॉक्साइड, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, कायोलिन, ये सभी जो है ना आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। 64 नंबर, निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? तो विद्युत अपघटन विधि से इसका निष्कर्षण नहीं होता है, एक तो आपका इसमें आपका Ag हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका पोटेशियम हो जाएगा। ये सब पोटेशियम भी याद रखिएगा, ये भी जो हो इसका भी निष्कर्षण जो अपघटन विधि द्वारा नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? एक मिनट, सॉरी, इसका आंसर निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? तो वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, Ag। इसका अपघटन जो है विद्युत निष्कर्षण विधि द्वारा नहीं होता है और होता है इस सभी का हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से
कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं है? तो रासायनिक रूप से जो निष्क्रिय तत्व नहीं है वो आपका हाइड्रोजन है। हमारे आवर्त सारणी में 6 तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं। इस तत्वों में अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस इसको कहते हैं, जिसमें आपका एक तो हीलियम हो जाएगा, दूसरा नियॉन, तीसरा आर्गन, चौथा क्रिप्टन, पांचवा जिनॉन और छठा रेडॉन। यही 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहे जाते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है आपका गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में है। अच्छा, अगर राष्ट्रीय भूभौतिकी के अनुसार में पूछे तो ये आपका हैदराबाद में है। और जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान ये चंडीगढ़ में है। मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा ये जो है अरुणाचल प्रदेश का है। मुखौटा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है। राजघाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो राजघाट ये महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। जबकि अभय घाट अगर पूछे तो ये मोरारजी देसाई का अभय घाट है। उसके बाद बात करते हैं किसान घाट का, तो ये चौधरी चरण सिंह का है किसान घाट। और राजीव गांधी का क्या है? तो वीरभूमि है इनका। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस पूछे तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन का जो हेडक्वार्टर है ये लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 17 मार्च 1948 को इसका स्थापना हुआ था। और इसका उद्देश्य है कि नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना। 71 नंबर देखिए, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो भारत में जंगली गधे का जो प्राकृतिक निवास स्थान है ये कच्छकारण कहाँ जो है? गुजरात में है, वहाँ पे है। कच्छकारण गुजरात में भी तो है। और गुजरात के नल सरोवर अभ्यारण्य जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है ना ये आपका फ्रेंच भाषा से हुआ है। पर्यावरण शब्द, एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति आपका एनवायरोनियल या फिर एनवायरोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस, है ना। ये आप NCERT की बुक में आपको एक ब्रैकेट में मिल जाएगा इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र को परिभाषित करता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका जीवों के समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं ये इसको परिभाषित करता है। सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होता है और जीवधारी को आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही परितंत्र का निर्माण करती है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये आपका महाराष्ट्र में है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। और इस उद्यान में जो है वो लंगूर, ठीक है, एक हिरन याद रखिएगा, हिरन, उसके बाद सांबर, तेंदुआ, उसके बाद एक याद रखिएगा जंगली शुअर, ये सभी यहाँ पे रहते हैं। और इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तंसा अभ्यारण्य भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और तंसा अभ्यारण्य ये सभी महाराष्ट्र में है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो सबसे ऊंचाई पर जो स्थित है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित इसका नाम है नामदफा और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। आप देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ से 75 प्रश्न आपका जीके जीएस का करंट अफेयर्स से संबंधित था, समाप्त हो गया है। अब आपका 75 प्रश्न मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड होगा, जिसका हम आंसर बता देंगे। एक्सप्लेनेशन आपको हम PDF के माध्यम से दे देंगे, आप लोग वहाँ पे इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न है आपका 76 में कि पुस्तक प्रकाशन, तो फिल्म का क्या होता है? फिल्म पुस्तक को प्रकाशित किया जाता है और फिल्म का निर्देशक होता है। 77 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न में किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदल कर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, 78 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए हुए चित्र में कितने त्रिकोण हैं? त्रिकोण यानी त्रिभुज, तो टोटल इसमें 10 त्रिभुज होंगे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसे काउंट करके। अगला देखते हैं, दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपका 36 हो जाएगा। देखिए 8 + 8 में जो है ना
एक मिनट बता देते हैं इसका। देखिए 8 में अगर 21 जोड़िएगा तो 29 हो जाएगा, और 29 में 21 जोड़िएगा ना तो 50 हो जाएगा। उस तरीके से नेक्स्ट आप कीजिएगा कि 15 में 21 जोड़िएगा 36 हो जाएगा, ठीक है, और 36 में 21 जोड़िएगा तो 57 हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा सार्थक आरोही क्रम को दर्शाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहले आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न तीसरा बार हम आपको रिपीट करवा रहे हैं, ये एसआई के मेंस में भी पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें क्या होता है कि कोई पहले बीमार होगा यानी रोग होगा, उसके बाद उसे क्या चिकित्सा के पास ले जाया जाता है, उसके बाद उसका निदान होता है, फिर क्या होता है उसे दवा मिलती है, और फिर वो रोग मुक्त यानी उपचार हो जाता है, ठीक है। ये रोग मुक्त, इस उपचार का मतलब रोग मुक्त होता है, ठीक है। अगला देखिए 81 नंबर प्रश्न, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यदि गुना का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ डिवाइड, ऐड का अर्थ सब्ट्रैक्ट और डिवाइड का अर्थ ऐड, तो निम्नलिखित में से मूल कितना होगा? तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा। अब दिया हुआ है कि भिन्न बताइए, मतलब सबसे अलग को बताइए। कागज सफ़ेद, आसमान नीला, कैसेट गाना, हरी पत्ती हरी। तो देखिए इसमें सबसे अलग आपका सबका कलर बताया जा रहा है, लेकिन कैसेट गाना, कैसेट में गाना होता है ये बताया जा रहा है, तो ऑप्शन सी सबसे अलग होगा। यदि राम अपने सिर के बाल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो यदि राम अपने सिर के बाल दक्षिण की ओर दिशा, दक्षिण मतलब इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, एक व्यक्ति किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि यह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। यदि वहां अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद यहां पहले पहुंच जाता? तो 1 दिन पहले पहुंचता, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, सॉरी 1 दिन पहले, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 86 नंबर प्रश्न है, लैक को लिखा जाता है 396, तो बैक को कैसे लिखेंगे? इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं इसका उल्टा नहीं होगा, इसका ये हो जाएगा पोजीशन, इसको आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो बी का पोजीशन क्या हो जाएगा? बी का पोजीशन 2 होता है, ए का पोजीशन 1 होता है, सी का पोजीशन 3 होता है, एंड आपका के का पोजीशन कितना 11 होता है। तो सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो 66 आ जाएगा। 87, यदि वायु को हरा कहा जाए, वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए, तो पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा? आकाश का रंग नीला होता है, ठीक है। तो अब नीला को आकाश जो है, आकाश को पीला कहा जाए, तो पीला इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, आकाश, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों से एक शब्द बनाया जा सकता है, रिकमेंडेशन है आपका, रिकमेंडेशन से आपको एक शब्द बनाना है, तो आपका हो जाएगा वो मेडिएट, मेडिएट इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न का कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ए एक व्यक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर है, यदि बी जो कि दाएं से 29वें स्थान पर है, अपने स्थान को बदलता है। ए बाएं से 26वां है, तो पंक्ति में इसका आपको बताए थे 26 + 29 और हमेशा एक माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा 54 आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मोड़कर बनाई जा सकती है? देखिए ये सुडोको वाले प्रश्न, इसको मोड़ना होगा आपको, इसको मोड़ के पता करना होगा कि कौन सी आकृति बनेगी। वैसे हम बना चुके हैं, आंसर मुझे पता है तो हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एंड 92 नंबर है आपका स्टेटमेंट वाली कि यदि एक बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट निष्कर्ष कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेगा, और 2 में कह रहा है वो परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों में कोई सही नहीं है। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने देने से अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो इस प्रश्न का आंसर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए 94 से लेके 95 का स्टेटमेंट ये आपको दिया हुआ, इसमें बनाना है। रहीम, सुमित और मदन हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। आपको सबसे पहले एक ब्रैकेट बना लीजिएगा, उसमें क्या कीजिएगा, इसके इधर नाम लिख लीजिएगा, और जो खेलता है उसे लिख लीजिएगा, और इस तरीके का प्रश्न बनाइएगा। तो आपका 94 का आंसर बी हो जाएगा कि कौन सा खेल सभी बालकों द्वारा खेला जाता है? तो क्रिकेट इसका आंसर होगा। कौन फुटबॉल नहीं खेलता है? तो फुटबॉल आशीष नहीं खेलता है।
आप देखिए 96 से 97 इस निर्देश को आपको पढ़ना होगा। पहले डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसका आंसर देना होगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 96 का, एंड 97 का डी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 97 का डी आंसर हो जाएगा। दिए गए अनुक्रम में कौन सी संख्या गलत है? तो ये आपका जो गलत हो जाएगा ना वो 98। एक मिनट, इधर लगता है प्रश्न छूट गया, एक मिनट रुक जाइए। 97 का आंसर तो बताएं, चलिए 98 का आंसर आपका हो जाएगा डी 126। सॉरी 98 का आपका सी हो जाएगा 41, है ना। अब 99 नंबर देखिए, 2:7 इक्वल टू 6:what। तो इसका प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 39। 100 नंबर प्रश्न है कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। तो चलिए एक बिल्ली बना लेते हैं, सबसे पहले कैट लिख देते हैं इसको। बिल्लियां कुत्ते हैं, कुत्ते हैं ना, चलिए इसको डॉग लिख देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ कुत्ते जो हैं वो पत्थर है, तो कुछ डॉग ना पत्थर है, स्टोन लिख देते हैं इसको। अब कह रहा है आपसे कि कोई बिल्ली पत्थर नहीं है, कोई बिल्ली पत्थर नहीं है। बिल्कुल सही है, कोई बिल्ली पत्थर नहीं है। और दूसरा दिया हुआ है, इसमें से कह रहा है कि सभी कुत्ते पत्थर हैं। सभी कुत्ते पत्थर बिल्कुल नहीं है। कुछ पत्थर बिल्लियां हैं, ये भी नहीं है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो कह रहा है 1, 3 लागू होगा। इसमें से कोई नहीं होगा, कोई भी लागू नहीं होगा। 101 नंबर देखिए, 101 नंबर प्रश्न का आंसर आपका बी हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा, सॉरी सी दक्षिण पश्चिम। और 103 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। 104 का डी हो जाएगा। 105 का क्या हो जाएगा? डी। और 106 का आपका ए हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? ए। और 108 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 109 का बी। 110 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न का आंसर आपका सी है। 112 का हो जाएगा डी। 113 नंबर प्रश्न का आंसर ए। 114 का ए हो जाएगा। और 115 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 116 नंबर देखिए, 116 नंबर का आपका हो जाएगा सी। 117 का ए हो जाएगा बांसुरी। और 118 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। 119 नंबर प्रश्न का आंसर डी। और 120 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न का भी सी हो जाएगा रोशन। 122 आपका मैथ्स का प्रश्न है और इसका आंसर ए हो जाएगा। 122 का 105 डिग्री। 123 नंबर प्रश्न का आंसर सी है। 124 का डी। और 135 में प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसका n+1/2 होता है फॉर्मूला, इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 126 नंबर है कि एक तांबे के बने गोले का व्यास 9 सेंटीमीटर है, इसे 2 सेंटीमीटर वाला व्यास वाला तार बनाया गया तो इस तार की लंबाई कितनी होगी? तो इस तार की लंबाई जो हो जाएगी वो होगी आपका 121.5, है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। 127 नंबर है और इस प्रश्न का आंसर 4% इसका हानि हो जाएगा, सही है। किसी धनराशि का एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 800 और 840 है, तो धनराशि कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 4000। एक शंकु, यहाँ पे शंकु वाली प्रश्न है। 129 नंबर इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 130 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 130 का ऑप्शन नंबर ए। 131 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और 132 का आपका डी हो जाएगा। और 133 नंबर प्रश्न का आंसर देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 134 नंबर, 134 का आंसर आपका डी है। 135 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 136 का आंसर है ऑप्शन सी। और 137 का बी हो जाएगा। 138 का डी हो जाएगा। 139 का क्या हो जाएगा? ए। और 140 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
141 का सी हो जाएगा। और कुछ ही प्रश्न बचे हैं आप। 142 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 143 का हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, हाँ 143 का आपका डी हो जाएगा, है ना। और 144 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। 145 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 146 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 147 नंबर प्रश्न का आंसर सी। 148 का ए हो जाएगा और 149 का ए हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है और इसका आंसर आपका 150 का डी हो जाएगा। तो ये आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न था जिसे हमने आंसर सिर्फ बता दिया है, एक्सप्लेनेशन आपको बार बार बता रहे हैं, पीडीएफ में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 2 वीडियो इसका और आएगा, उसके बाद फाइनली आपका ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।